हिंदुस्तान की सियासत में कुछ चेहरे ऐसे हैं जो सिर्फ नेता नहीं पूरी एक घटना बन जाते हैं। ऐसा ही नाम है लालू प्रसाद यादव। एक ऐसा नाम जो किसी के लिए सामाजिक न्याय का मसीहा है तो किसी के लिए बिहार के सबसे काले दौर यानी जंगल राज का प्रतीक। एक ऐसा नाम जिसे आप पसंद करें या नफरत, लेकिन आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये कहानी है एक चरवाहे के बेटे की जिसने भैंस की पीठ से सत्ता के शिखर तक का सफर तय किया। ये कहानी है उस करिश्मे की जिसने करोड़ों वंचितों को आवाज दी, और ये कहानी उस राजनीतिक लालसा की है जिस पर भ्रष्टाचार के ऐसे ऐसे दाग लगे जो आज तक धुले नहीं। तो कौन है असली लालू? गरीबों का मसीहा या सियासत का सबसे बड़ा खलनायक? चलिए परत दर परत इस पूरी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सत्ता की कहानी हमेशा जमीन से शुरू होती है। लालू की जमीन थी 70 के दशक की पटना यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये विचारों की ज्वालामुखी थी। यहीं पर लालू ने राजनीति का पहला ककहरा सीखा। उनका हथियार था उनका ठेठ गंवई अंदाज, उनकी हाजिर जवाबी और उनकी वो कला जिससे वो हजारों की भीड़ को अपना बना लेते थे। बिहार में उस समय सवर्ण जातियों की राजनीति और प्रशासन पर 90% से ज्यादा कब्जा था। 1973 में पिछड़ी जाति से आने वाले लालू प्रसाद यादव ने तमाम सवर्ण उम्मीदवारों को हराकर पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव अपने नाम कर लिया, जो प्रतीकात्मक तौर पर बहुत बड़ी जीत थी। और फिर उठा वो तूफान जिसने पूरे हिंदुस्तान की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया। जेपी का संपूर्ण क्रांति का नारा। लालू इस क्रांति के सबसे युवा और सबसे जोशीले सिपाही थे। उन्होंने छात्रों को एकजुट किया, भाषण दिए, और जब इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई तो लालू यादव को मीसा जैसे कठोर कानून के तहत जेल में डाल दिया गया। जेल में लालू यादव के साथ जो हुआ उससे वो कतई टूटे नहीं, बल्कि उसने उन्हें एक मजबूत नेता बना दिया। लालू यादव ने जेल की कैद को राजनीतिक तीर्थ के तौर पर माना। यहीं पर उन्हें देश के बड़े बड़े समाजवादी नेताओं से सियासत के दांव पेच सीखने का मौका मिला। जब वो जेल से बाहर आए तो वो सिर्फ एक छात्र नेता नहीं, बल्कि उनके साथ भविष्य के एक राष्ट्रीय नेता बनने का पूरा खाका था। 1989 भागलपुर के बिहार के माथे पर एक गहरा जख्म छोड़ गया था। अल्पसंख्यक समुदाय डरा हुआ था और कांग्रेस से उसका भरोसा टूट चुका था। बिहार एक ऐसे नेता की तलाश में था जो मजबूती के साथ खड़ा हो सके, और तब लालू ने वो किया जिसने उन्हें एक झटके में राष्ट्रीय नायक बना दिया। अक्टूबर 1990 में आडवाणी की रथ यात्रा अयोध्या की ओर बढ़ रही थी। देश में माहौल बहुत तनावपूर्ण था। जब यह रथ बिहार के समस्तीपुर पहुंचा तो मुख्यमंत्री लालू यादव ने दिल्ली को चुनौती दे दी, और उन्होंने देश के गृह मंत्री को फोन किया और कहा, अगर दंगा और इंसानियत में से किसी एक को चुनना होगा तो मैं इंसानियत को चुनूंगा, सरकार की मुझे परवाह नहीं है। और फिर 23 अक्टूबर 1990 को लालू के आदेश पर आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। केंद्र की वीपी सिंह की सरकार थी जो गिर गई, लेकिन लालू पिछड़े और मुस्लिमों के सबसे बड़े मसीहा बन गए। ये मुस्लिम यादव समीकरण का आधिकारिक राज्याभिषेक भी था, एक ऐसा वोट बैंक जो अगले 15 सालों तक बिहार में अपराजेय रहा। आडवाणी की गिरफ्तारी ने लालू को एक कट्टर सेकुलर नेता के रूप में स्थापित कर दिया। 1995 के विधानसभा चुनाव में लालू की जनता दल ने 324 में से 167 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया। ये लालू का स्वर्ण काल था। उन्होंने सत्ता का केंद्र पटना के सचिवालय से निकलकर अपने एक अड़े मार्ग वाले आवास में स्थापित कर लिया। उन्होंने सदियों से दबे लोगों को राजा होने का एहसास कराया। उनकी एक आवाज पर लाखों लोग लाठी लेकर सड़क पर उतर आते थे। अब वो समय आ गया था जब वो बिहार के बेताज बादशाह बन चुके थे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू बेहद डरावना था। जिस सामाजिक न्याय ने एक वर्ग को सम्मान दिया, उसी के साए में एक ऐसे दौर ने भी जन्म लिया जिसे विपक्ष ने नाम दिया जंगल राज। ये वो दौर था जब शाम होते ही सड़कें सूनी हो जाया करती थी, जब डॉक्टर, इंजीनियर और व्यापारी अपने बच्चों को स्कूल भेजने तक से डरते थे।
सरकारी आंकड़ों की अगर माने तो 1992 से 2004 के बीच बिहार में करीब 32,000 से ज्यादा अपहरण के मामले दर्ज हुए। असल संख्या इससे कहीं ज्यादा है। एक संगठित उद्योग ये बन चुका था। 1990 के दशक में जब भारत उदारीकरण की राह पर चल रहा था, तब बिहार का विकास दर लगभग शून्य हो चुका था। उद्योग धंधे राज्य से पलायन कर गए थे। ट्रांसफर पोस्टिंग एक कारोबार बन गया था। कानून का राज्य लगभग खत्म हो चुका था और बाहुबलियों का बोलबाला हो गया था। हालात ऐसे हो चुके थे कि अगर आप किसी सत्ताधारी पार्टी से जुड़े अपराधी पर हाथ डालते तो अगले 24 घंटे में आपका तबादला किसी अनजान जगह पर हो जाता था। पुलिस का मनोबल इस कदर टूट चुका था कि वो स्टेट का नहीं बल्कि बिहार में एक व्यक्ति का शासन चल रहा था। लालू इन सब आरोपों को अपनी पिछड़ी जाति की सरकार के खिलाफ सामंती ताकतों की साजिश बताते हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि उनके पैरों के नीचे सरकारी खजाने में इतिहास का सबसे बड़ा दीमक लग चुका था। फिर आया साल जनवरी 1996। एक गुमनाम सरकारी चिट्ठी ने उस घोटाले का पर्दाफाश किया जो चारा घोटाला के नाम से विख्यात हुआ। यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं था बल्कि सरकारी तंत्र की आत्मा पर सबसे गहरी चोट थी। ये एक ऐसा घोटाला था जिसकी कल्पना करना मुश्किल था। पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने आपूर्तिकर्ताओं और नेताओं के साथ मिलकर फर्जी बिल बनाए। स्कूटर, मोपेड और तेल टैंकरों के नंबरों पर सैकड़ों टन चारा, दवाएं और पशुओं को ढोया हुआ दिखाया। ट्रेजरी से इन फर्जी बिलों के बदले करोड़ों रुपए निकाले और बंदर बांट की गई। अलग अलग मामलों को मिलाकर ये घोटाला करीब 950 करोड़ का था, जो आज के हजारों करोड़ के बराबर है। जब पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपी तो एक के बाद एक परतें खुलने लगी। जांच की आंच सीधे मुख्यमंत्री आवास तक पहुंची। लालू यादव को घोटाले की जानकारी होने और उसे संरक्षण देने का सीधा आरोप लगा। जब गिरफ्तारी तय हो गई तब लालू यादव ने वो दांव चला जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में हमेशा विवादास्पद अध्याय रहेगा। 25 जुलाई 1997 को उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी, जिन्होंने कभी पंचायत का चुनाव तक नहीं लड़ा था, उन्हें बिहार की मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा दी। एक साथ ऐसी कई चीजें घट रही थी जो लोकतंत्र का मजाक उड़ा रही थी। ये परिवारवाद की पराकाष्ठा थी, लेकिन राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए एक जीनियस स्ट्रोक भी था। लालू ने साबित कर दिया कि वो जेल में रहकर भी बिहार के सुप्रीम सीएम बने रहेंगे। जब दुनिया ने मान लिया था कि लालू का सूरज अब अस्त हो गया है, तब 2004 में उन्होंने शानदार वापसी की। उनकी पार्टी आरजेडी ने 22 सीटें जीती और वो दिल्ली में किंग मेकर बने। इनाम में मिला उन्हें भारत का रेल मंत्रालय, और फिर वो हुआ जिसे रेलवे का चमत्कार कहा गया। लालू ने दावा किया कि उन्होंने सालों से घाटे में चल रही भारतीय रेलवे को मुनाफे की पटरी पर ला दिया। उन्होंने गरीब रथ ट्रेन चलाई और कुल्हड़ अनिवार्य कर दिया। अपने मजाकिया बजट भाषणों से उन्होंने सबका दिल जीता। 2004 से 2009 के बीच रेलवे को 90,000 करोड़ रुपए का अभूतपूर्व मुनाफा हुआ। बाद में आई सीएजी की रिपोर्ट और उनके उत्तराधिकारी ममता बनर्जी द्वारा जो श्वेतपत्र प्रस्तुत किया गया, उसमें दावा किया गया कि ये जो मुनाफा दिखाया गया ये अकाउंटिंग की बाजीगरी और माल ढुलाई के किराए में भारी वृद्धि का नतीजा था, ना कि रेलवे मैनेजमेंट का। चमत्कार असली हो या मिथक, लालू एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में थे, लेकिन बिहार में उनके 15 साल के शासन का अंत अब करीब था। जंगल राज के खिलाफ जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। फिर आया साल 2005। 15 साल बाद बिहार में लालू राबड़ी का शासन समाप्त हो गया। ये एक युग का अंत था। इसके बाद लालू का ज्यादातर समय कानूनी लड़ाइयों में बीता। चारा घोटाले के अलग अलग मामलों में देवघर, चाईबासा, दुमका, डोरंडा में उन्हें लगातार सजा होती गई। उनके चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया। लालू का शरीर अब कमजोर हो रहा था, लेकिन उनकी राजनीतिक पकड़ अब भी मजबूत थी। उन्होंने अपनी विरासत अपने बेटों तेज प्रताप और तेजस्वी को सौंप दी। खासकर तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। उन्होंने खुद को एक गंभीर नेता और परिपक्व नेता के तौर पर स्थापित किया। आज लालू प्रसाद यादव भारतीय राजनीति के एक विशाल बरगद की तरह है, जिनकी छांव में करोड़ों लोगों को सम्मान मिला, लेकिन जिनकी जड़ों ने बिहार की जमीन को खोखला भी किया। वो एक सामाजिक न्याय के सबसे बड़े नायक हैं और उसी के साथ
भ्रष्टाचार और कुशासन के सबसे बड़े प्रतीक भी। तो लालू प्रसाद यादव को इतिहास किस रूप में याद रखेगा? एक मसीहा जिसने करोड़ों लोगों को आवाज देकर हमेशा के लिए जगा दिया था, या एक शासक जिसने अपने लोगों को सम्मान तो दिया लेकिन भविष्य छीन लिया? शायद वो दोनों हैं, और यही लालू प्रसाद यादव का विरोधाभास भी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और एबीपी लाइव को सब्सक्राइब करें।